जी, तो हम पधार गए हैं आपके लिए आज फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के। आज केबीटी सीरीज का ये दूसरा दिन है और आज हम बात करने वाले हैं फिर से इकोनॉमिक्स विषय के पहले पार्ट पर ही अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कल जो हमने पढ़ाया था उसके कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस जिसके आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना जरूर है। दूसरी बात कि आप अपनी कॉपी लेकर के बैठेंगे, जो भी हमारी बातें रहती हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा लिखते जरूर जाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो आज के प्रश्नों पर थोड़ा सा ध्यान करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? दूसरा प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र या विषय वस्तु क्या है? मुख्य यंत्र कभी कभी मुख्य यंत्र कह करके प्रश्न पूछा जाता है, तो कभी कभी विषय वस्तु कह करके प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी हैं। चौथा प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? और हो सके आपको बताने की इच्छा हो तो एक और इसी से संबंधित, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? आप चाहें तो 5A 4 का A नंबर इस तरीके से बता दीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है, और 4 का B नंबर जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है। फिर है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? इसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, डिटेल सहित नहीं, ओनली हेडिंग। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अर्थशास्त्र में उत्पादन संभावना से क्या आशय है? उत्पादन की संभावना हमने कल के वीडियो में आपको सबसे लास्ट में इसी प्रश्न पर आपसे चर्चा किए थे हम, तो इन प्रश्नों का उत्तर आप जल्दी से कमेंट में कर दीजिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। पिछले वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में हम 5 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके थे। आज का हमारा जो 6वां क्वेश्चन, आज का पहला और इस चैप्टर का जो 6वां प्रश्न है वो यह है कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का तात्पर्य होता है कि जब हम कोई भी जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, कोई भी क्रिया विधियां, कार्य विधियां हैं, वो किस प्रकार से कार्य हो रहा है ना, उसके संबंध में यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है। अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण जो है वो आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत हम कारण और उस कारण के प्रभाव के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं या संबंध जानने का प्रयास करते हैं। सामान्य तौर पर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि जो विभिन्न कार्य विधियां हैं, जो विभिन्न क्रियाएं हैं, वो किस प्रकार काम करती हैं। इसमें आप उदाहरण के तौर पर भी बता सकते हैं कि जैसे एक क्रिया बता रहे, जैसे कि एक नियम है मांग का नियम, वो इसमें हम उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। वहीं पर अगर उसी वस्तु के मूल्य में क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो उसकी मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर जानने का जो प्रयास किया है कि ये नियम किस तरीके से काम कर रहा है, तो यही क्या कहलाता है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण कहलाता है। चलिए अभी हमने समझा सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है, और अब हम प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ पहुंच गए हैं, जहां पर हम ये जानने वाले हैं कि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण क्या होता है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तो कारण पर, परिणाम पर, तथ्यों पर, आंकड़ों पर, इन सब पर आधारित होता है। लेकिन आदर्शक अर्थशास्त्र जो होता है ये समाज में एक आदर्श स्थिति निर्मित करने का प्रयास होता है, या आदर्श स्थिति कैसे निर्मित होगी या निर्मित है या नहीं है, इसके विश्लेषण पर आधारित होता है। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि जो भी विधियां, जो भी क्रियाएं हमारे आसपास हो रही हैं वो हमारे अनुकूल हैं या नहीं। जैसे कि शराब का, सिगरेट का उपयोग करना समाज के लिए हानिकारक होता है। अब इसकी मांग में कमी नहीं आ रही है, तो अगर सरकार शराब और सिगरेट और इस तरीके के अन्य नशीले पदार्थों पर टैक्स की दरें यानी कर की दरें अगर बढ़ाती है
क्यों बढ़ा रही है? ताकि इनकी मांग में थोड़ी सी क्या हो जाए, कमी आ जाए। तो इस तरह का विश्लेषण क्या कहलाएगा? आदर्शक आर्थिक विश्लेषण कहलाएगा। ठीक है ना? मेरे ख्याल से आपको इस समझ में आ गया होगा। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण और आदर्शक आर्थिक विश्लेषण दोनों ही चीजें ये होगी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हम सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शक अर्थशास्त्र में अंतर को समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए। चलिए तो फिर हम इस अंतर को देखते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शक अर्थशास्त्र में अंतर। अभी अभी हमने सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है वो भी जाना, आदर्शक अर्थशास्त्र या आदर्शक आर्थिक विश्लेषण क्या है वो भी जाना। अब इसके अंतर को समझ लेते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र, जो कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र का जो संबंध होता है क्या है उससे होता है। क्या है का तात्पर्य है कि यहाँ जो भी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, जो भी क्रियाएं चल रही हैं, वो क्रियाएं क्या हैं और किस तरह से काम कर रही हैं, इससे संबंधित होता है। तभी कहा जा रहा है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो क्या है से होता है, जबकि आदर्शक अर्थशास्त्र का संबंध जो होता है वो समाज में एक आदर्श स्थिति का निर्माण करने से है। तभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आदर्शक अर्थशास्त्र का संबंध क्या होना चाहिए इस बात से होता है। ठीक है ना? सकारात्मक अर्थशास्त्र में क्या बताया जा रहा है, इसका संबंध क्या है, यानी कौन कौन सी चीजें हमारे आसपास विद्यमान है, ये क्या है कहलाता है। इसका संबंध सकारात्मक अर्थशास्त्र से होता है। जबकि आदर्शक अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए, हमारे समाज की एक आर्थिक स्थिति, आदर्श आर्थिक स्थिति या आदर्श चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, उस पर इसमें विचार किया जाता है। इसके बाद अभी हमने इसके पहले ही बताया था, सकारात्मक अर्थशास्त्र में सकारात्मक अर्थशास्त्र जो होता है वो अतीत यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों से संबंधित होता है, यानी कि तीनों प्रकार के मुद्दे इसमें शामिल किए जाते हैं। जबकि आदर्शक अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक मुद्दों के बारे में हमें बताता है। तभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह आर्थिक मुद्दों के बारे में अर्थशास्त्रियों की क्या राय है, इस बात से संबंधित होता है। तीसरे अंतर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताया ही गया था कि यह आंकड़ों, तथ्यों, कारण, परिणाम इन सब से संबंधित होता है। तभी यहाँ पर बोला गया क्योंकि यह तथ्यों पर आधारित होता है। इन तथ्यों की वास्तविक समंकों से पुष्टि की जा सकती है। सकारात्मक अर्थशास्त्र में इसकी वास्तविक समंकों के साथ, यानी कि वास्तविक आंकड़े, वास्तविक डाटा, रियल डाटा क्या हमारे सामने आ रहा है, इससे इसकी पुष्टि की जा सकती है, इसकी जांच की जा सकती है। जबकि यहां पर बोला जा रहा है यह वास्तविक समंकों की पुष्टि नहीं करता है। जो हमारा आदर्शक अर्थशास्त्र होता है यह वास्तविक समंकों की पुष्टि नहीं करता है, इनकी जांच नहीं करता है, बल्कि यह इनका मूल्यांकन करता है कि यह स्थिति सही है या नहीं है, मतलब कि यह स्थिति आदर्श है या नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम आ गए हैं अपने प्रश्न क्रमांक 9 की ओर, जिसमें हम जानने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं या अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अगर हम अर्थव्यवस्था का विभाजन करें तो हम सामान्यतः दो आधारों पर अर्थव्यवस्था को विभाजित करते हैं। पहला है नियंत्रण के आधार पर और दूसरा है विकास के स्तर के आधार पर। अगर हम बात करें नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को तीन भागों में बांटा गया है, जिनके बारे में आप भली भांति मेरे हिसाब से तो परिचित होंगे। सबसे पहली अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें ज्यादातर जो भी मतलब अधिकारी, कर्मचारी, जो भी मतलब इस तरीके के बनेंगे अधिकारी वर्ग या नेता, वो उसमें पूंजीपतियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो जो देश की अर्थव्यवस्था रहती है वो समाज के हाथों में होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो मिश्रित में, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है, यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का जो मिला जुला रूप होता है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के गुणों को लेकर के इस नई एक तीसरी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया है। जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसको हम स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या इसके और भी कई नाम हैं, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या
बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके की जो अर्थव्यवस्था है, यह अर्थव्यवस्था इस तरीके की जो अर्थव्यवस्था है, यह अर्थव्यवस्था सामान्यतः अमेरिका में, जापान में, ऐसे देशों में पाई जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इसको हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। नियंत्रित अर्थव्यवस्था, या इसको ये भी कह सकते हैं कि केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ये सामान्यतः चीन हो गया, वियतनाम हो गया, इस तरीके के देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से ही जाना जा रहा है अभी तो, और यह हमारे इंडिया में यानी कि भारत में पाई जाती है यह अर्थव्यवस्था। फ्रांस में भी यही वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अच्छा, यहाँ देशों के नाम नहीं लिखे हैं, आप समझ तो गए ही होंगे, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। विकास के स्तर के आधार पर हम देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो विकास के स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था के फिर से 3 भाग ही होते हैं। पिछड़ी अर्थव्यवस्था, जिसे हम अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था, और ये हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था, और ये हो गई आपकी विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था जो होती है वहां पर आय का स्तर बहुत ही ऊंचा होता है, बहुत ही अधिक होता है, जबकि पिछड़ी अर्थव्यवस्था में जीवन का स्तर यानी रहन सहन का स्तर अगर कह दिया जाए, या वहां की लोगों की आय कह दी जाए, इसका स्तर काफी कम होता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाएं ऐसी अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं जहां पर लोगों की आय का स्तर ना ही बहुत ज्यादा कम है, ना ही बहुत ज्यादा अधिक है। ये अर्थव्यवस्थाएं विकसित होने की श्रेणी में है, यानी विकसित होने की कगार पे हैं, यानी ये इन्होंने अविकसित अर्थव्यवस्था को पहले ही काफी पीछे छोड़ दिया है, और धीरे 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 करके ये अब क्या होती जा रही हैं, विकास के रास्ते पर बढ़ रही हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था ही मानी जाती है, जबकि अमेरिका, फ्रांस, रूस, इन सब देशों की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था माना जाता है। और वहीं कई सारे दक्षिण अफ्रीका के छोटे छोटे से देश हैं, वो अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम पहुंच गए हैं अपने प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, जिसमें हम जानने वाले हैं बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले अंतर को। अभी आपने जाना बाजार अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था को कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको कहीं और ज्यादा भटकना नहीं है, अंतर आपका यही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करते हैं इसके पहले अंतर की। तो बाजार अर्थव्यवस्था जो होती है, इस अर्थव्यवस्था में अगर उत्पादन किया जा रहा है तो उत्पादन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना है। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। जबकि इस अर्थव्यवस्था की बात की जाए, यानी कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो अधिकतम सामाजिक कल्याण करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अधिकतम सामाजिक कल्याण करना। हमने कहा ना कि ये कौन सी अर्थव्यवस्था है, आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो उसी आधार पे इसका मुख्य उद्देश्य भी क्या है, अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण करना। हम बात करते हैं दूसरे अंतर की। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधनों पर जो स्वामित्व होता है वो निजी व्यक्तियों का होता है, यानी कि पूंजीपतियों का होता है। जो पूंजीपति होते हैं उत्पादन के सभी साधनों पर, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, ये सभी जो आते हैं, इन सभी साधनों पर जो अधिकार होता है वो किसका रहता है, पूंजीपतियों का रहता है। इसीलिए कहा गया है निजी स्वामित्व रहता है। जबकि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो उत्पादन के साधनों पर जो स्वामित्व होता है या तो सरकार का होता है या तो समाज का होता है, यानी समाज या सरकार में से किसी एक का होता है। ठीक है ना। हम आगे बढ़े तीसरे अंतर की ओर।
तो तीसरे अंतर की बात की जाए तो बाजार अर्थव्यवस्था में यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक तरीके से निजीकरण प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। यहाँ पर सरकार किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जबकि अगर हम बात करें केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के बारे में तो सरकार इसमें जब चाहे हस्तक्षेप कर सकती है, यानी कि किसी प्रकार का कोई नियंत्रण करना हो, नियंत्रण लगाना हो तो इस अर्थव्यवस्था में सरकार अपना हस्तक्षेप कर सकती है। लास्ट बात कर लेते हैं उपभोक्ता के बारे में। तो अगर हम बाजार अर्थव्यवस्था की बात करें, बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था करें तो यहाँ उपभोक्ता की पूर्ण संप्रभुता होती है। संप्रभुता का तात्पर्य है यहाँ पर कि उपभोक्ता को ही सर्वोपरि माना जाता है कि भैया आप ही हमारे देवता हैं, आप ही भगवान जो है सब आप ही हैं, यानी कि उपभोक्ता की पूर्ण संप्रभुता यहाँ पर पाई जाती है। उपभोक्ता के आधार पर ही उत्पादन का कार्य किया जाता है। जबकि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को संप्रभुता नहीं मिली रहती, यानी कि उपभोक्ता की जो संप्रभुता रहती है वो बाधित हो जाती है। कहीं कहीं पर उसको महत्व दिया जाता है या फिर एक तरीके से पूछे नहीं जाता है, बना के रख दिया जाता है, तुमको खाना हो खाओ, नहीं खाना ना खाओ। यहाँ पर आपसे बकायदे बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा कि भैया क्या खाना चाहते हैं, कितनी मात्रा में खाना चाहते हैं, यानी कि सभी प्रकार से आपको ही महत्व प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, तो ये अंतर भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट अंतर है और आने की पूरी संभावना है। अब इसके बाद हम पहुंच रहे हैं इस पहले अध्याय के आखिरी प्रश्न पर, जो कि प्रश्न क्रमांक 11 है, जिसमें हम जानेंगे अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु क्या है। अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु या विषय सामग्री के बारे में अगर जब बात की जाती है तो आप इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं और इसके दो भाग वही कौन कौन से हैं, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, बस इसी तरीके से, लेकिन पढ़ आप चुके हैं कल के ही वीडियो में। कल जो आपने पहला वीडियो पढ़ा था, अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु पूछा जाए तो आप बकायदे बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु को दो भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला भाग होता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा कौन सा होता है, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिख दीजिए जो कि आपने कल लिखी है, और समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिख दीजिए और उसके नीचे लिख दीजिएगा कि इसका मुख्य यंत्र क्या है भाई। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है, इसमें कीमत सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय एवं रोजगार है। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का और रोजगार का विश्लेषण किया जाता है। इस तरीके से हमारी केबीटी सीरीज के इन 2 दिनों में हमने आपके पहले इकोनॉमिक्स के पहले अध्याय को समाप्त कर दिया है। कल हम फिर से मिलेंगे केबीटी सीरीज के तीसरे दिन और हम कल आपसे बात करेंगे इकोनॉमिक्स के दूसरे अध्याय में। ये जो दूसरा अध्याय है इससे सबसे ज्यादा अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके प्रश्न पत्र में, और इसी पे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं। तो पहले कल और परसों 2 दिन तो न्यूमेरिकल पे नहीं, थ्योरी पे बात करेंगे और उसके तीसरे दिन हम न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।